प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल पेपर गांधीयन पॉलिटिकल थॉट के तहत हम दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के अनुभव और उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए सत्याग्रह और विभिन्न तकनीकों का अध्ययन करेंगे। ये भाग पहला है। ये अध्याय हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम गांधी की वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जिन आदर्शों को लेकर हमने अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया, उनमें मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रतिपादित समर्पित सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वराज, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा एवं अन्य सिद्धांतों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी चिंतन एवं कर्म का यद्यपि एक संदर्भ रहा है, लेकिन वे केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं आधुनिक भारत की परिधि में ही आबद्ध नहीं किए जा सकते। वे मानवीय समस्याओं से जुड़े होने के कारण शाश्वतता के लिए हुए हैं। समस्याएं चाहे पश्चिमी दुनिया की हों या तृतीय विश्व की, नवोदित राष्ट्रों की, उनके समाधान में कहीं ना कहीं गांधी की संबद्धता झांकने लगती है। एक नए मानव एवं एक नूतन समाज की संरचना की अवधारणा के निर्माण में गांधी पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। राजनीति एवं अर्थनीति में नैतिकता का समावेश, धर्म का अभिनव प्रतिपादन, संपत्ति संबंधों में अपरिग्रह की अवधारणा, अहिंसक समाज का निर्माण, संकीर्ण राष्ट्रवाद की अस्वीकृति एवं भ्रातृभाव पर निर्मित एक विश्व समाज की संरचना, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग एवं सार रूप में राजनीति के स्थान पर लोक नीति की कतिपय अवधारणाएं आज के इस तनावपूर्ण क्षुब्ध वातावरण को नई रोशनी, नई ताजगी एवं नई दिशा प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व अन्य विचारों, जिन्हें गांधी दर्शन के अंतर्गत रखा जा सकता है, का अध्ययन करने से पूर्व संक्षेप में हमें गांधी के महात्मा बनने की यात्रा की वैचारिक पृष्ठभूमि में उनका अफ्रीकी प्रवास का संक्षिप्त सिंहावलोकन मुझे आवश्यक प्रतीत होता है। अब इस क्रम में गांधी के व्यक्तित्व निर्माण में अफ्रीका प्रवास का क्या योगदान रहा, उसकी चर्चा करेंगे। दक्षिणी अफ्रीका अनुभव एवं राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में गांधी प्राय अन्य सभी नेताओं से काफ़ी भिन्न थे। वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ, परंपरावादियों में आधुनिक और आधुनिकों में परंपरावादी, धार्मिक लोगों में धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष जनों में धार्मिक, दार्शनिक में अलौकिकवादी एवं अलौकिकवादी में दार्शनिक, अराजकतावादियों में यथार्थवादी एवं यथार्थवादियों में आदर्शवादी, और वहीं गृहस्थियों में योगी और योगी में गृहस्थी थे। जैसा कि पूर्व के लेक्चर में स्पष्ट हुआ था कि पारिवारिक वातावरण का गांधी जी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। माता की सत्यवादिता, धार्मिकता एवं निर्भीकता का उन पर बड़ा प्रभाव रहा। इसे उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा भी है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ पवित्रता मेरे अंदर है वो मेरी माँ से प्राप्त हुई है, पिता से नहीं। इंग्लैंड के प्रस्थान से पूर्व भयंकर चुनौतियों के बीच अपनी माता पुतलीबाई को दिए गए वचनों के पालन में गांधी को दृढ़ निश्चयी बनाया। इंग्लैंड से अध्ययन कर जब वो गांधी भारत पहुँचे तो वह बैरिस्टर से कुछ अधिक बन चुके थे। ये अधिकता उनकी विशिष्टता बन रही थी और इसका प्रारंभ हमें दक्षिणी अफ्रीका से देखने को मिलता है। अब हम गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान एवं विभिन्न घटनाएं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। गांधी मई 1893 में अफ्रीका के शहर डरबन पहुंचे। यद्यपि आगमन एक मुकदमा जीतना था और भाग्य को अजमाना था, लेकिन यह सब गौण हो गया और जीवन का ध्येय ही बदल गया। प्रवासी भारतीयों के प्रति शासक अंग्रेजों के भेदभावपूर्ण रवैये एवं क्रूर व्यवहार से गांधी का मन क्षुब्ध उठा। उन्होंने शासक की जाति की अमानवीयता एवं उसके विरुद्ध एक उन्होंने जिहाद छिड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त प्रथम अनुभव ने ही गांधी को झकझोर दिया।
प्रथम श्रेणी का रेल टिकट होते हुए भी श्वेत शासक जाति के लोगों के साथ ना बैठने देना और मांग करने पर सीट के बदले डंडे खाना गांधी के जीवन में मोड़ लाता है। इसी क्षण से उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह तर्क करेंगे, अपील करेंगे, अश्वेत जाति का विवेक जागाएंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन शासकों के जातीय अहंकार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे एवं स्वयं के सम्मान का ये उनके स्वयं के सम्मान का प्रश्न ही था। यह उनकी जाति एवं समस्त मानवता के सम्मान से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा था। जिस मुकदमे के संबंध में गांधी अफ्रीका गए थे उससे भी उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उनका निष्कर्ष था कि मुकदमा दोनों पक्षों को बर्बाद कर देता है। वकील अपनी जेब भरते हैं और हार जीत के बाद भी दुर्भावनाएं बनी रहती हैं। अच्छा यही होता है जहां दोनों पक्ष न्यायालय के बाहर ही अपना फैसला कर लें। इस मुकदमे में फैसला गांधी जी के मुवक्किल अब्दुल्ला के पक्ष में ही रहा, लेकिन इसके तत्काल कार्यान्वयन में उनका दूसरा पक्ष बिल्कुल कंगाल हो जाता। अतः गांधी ने अब्दुल्ला को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह प्रतिपक्ष से टुकड़ों में भुगतान स्वीकार कर ले। वकील के रूप में प्रथम अनुभव को गांधी जी ने अपने इन शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, मैंने वकालत के सही स्वरूप को पहचान लिया है। मानव प्रकृति के श्रेष्ठतर पक्ष एवं मानव हृदय में प्रवेश को समझ लिया है। मैंने अनुभव किया कि वकील का सही कर्तव्य विभाजित पक्षों को जोड़ना है। अपनी वकालत के सिलसिले में गांधी का रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एवं अन्य ईसाई धर्मावलंबियों तथा पादरियों से भी संपर्क हुआ। उनमें से अनेक लोगों ने गांधी को ईसाई बनाने का प्रयास भी किया। उन्होंने उन्हें साहित्य दिया और कहा कि यदि गांधी ईसा के अनुयायी बन जाएं तो उन्हें पापों के परिणामों से मुक्ति मिल सकती है। मोहनदास करमचंद गांधी ने इस बात का तत्काल उत्तर यह दिया, मैं पापों के परिणामों से मुक्ति नहीं बल्कि पापों से मुक्ति चाहता हूँ। गांधी ने प्रश्न किया कि क्या केवल ईसाई बनने पर ही स्वर्ग मिल सकता है? क्या ईसाई धर्म ने ही स्वर्ग दिलाने का ठेका ले रखा है? क्या ईश्वर गैर ईसाइयों से नाराज है? इन सब प्रश्नों में बड़ा वजन था और उनका उत्तर मिलना मुश्किल था। गांधी को ईसाई भजन मधुर लगने लगे और वह बहुत अच्छे ईसाइयों के संपर्क में भी आए। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट अच्छा लगा, लेकिन वह ईसाई बनने को तैयार नहीं थे। कारण साफ था, वह यह कि हिंदू धर्म उन्हें कहीं अधिक श्रेष्ठ और गहन लगा। भाई रूपचंद ने भी गांधी को आश्वस्त किया कि हिंदू धर्म कहीं अधिक गूढ़ और शाश्वत है। फिर गीता का स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह भी गांधी के मानस को प्रभावित करता था। लेकिन हिंदू धर्म में आस्था ने उनके अन्य धर्मों के प्रति सम्मान को कम नहीं किया। उन्होंने वेदों को भी एकमात्र ईश्वर की वाणी मानने से इनकार किया। फिर भी वेद ऐसा है तो फिर कुरान और बाइबल क्यों नहीं? उन्होंने धर्मों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को भी पसंद नहीं किया। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास करमचंद गांधी कदम कदम पर रंग भेद की नीति, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से त्रस्त अश्वेतों की दशा पर क्षुब्ध थे और बैरिस्टर होते हुए भी अपमानित होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ और घटनाओं का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। दक्षिण अफ्रीका में करीब 3 वर्ष रहने के उपरांत गांधी 1896 में भारत आए। भारत में आयोजित अनेक सभाओं में उन्होंने अफ्रीका में होने वाले अत्याचारों की बातें बताई सभी को। उनके भाषणों की सूचना दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अधिकारियों को दी गई, जिससे गांधी के खिलाफ वातावरण बनाया गया। गांधी कुछ साथियों सहित जब पुनः दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। फिर बीच बचाव के बाद उन्हें अनुमति प्राप्त भी हुई तो श्वेत लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। गांधी पर पत्थर, अंडे, ईंट फेंकी गई और जिंदा जला देने की धमकी भी दी गई। गांधी की पगड़ी नीचे उतार दी गई और पिटाई की गई।
गांधी मूर्छित हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। पुलिस के अधिकारी की पत्नी के बीच बचाव से गांधी के प्राण बचे। गांधी को राय दी गई कि वह लोगों को शनाख्त करें जो उनके प्राण लेने के लिए आमदा थे। गांधी ने उन सभी को क्षमा कर दिया और उनके दिल में श्वेतों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। गांधी 1901 में भारत आ रहे थे। इस अवसर पर भारतीय समाज में उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में अनेक कीमती उपहार भेंट किए गए, जिनमें एक सोने का नेकलेस भी था। गांधी को उस रात नींद नहीं आई। उन्हें संपत्ति संग्रह में भय दिखने लगा। उन्होंने इन उपहारों को एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाकर उसे देने की सोची, लेकिन उनकी पत्नी कस्तूरबा को मनाना मुश्किल था। कस्तूरबा ने कहा कि मैं आपको अब पहचानने लगी हूँ। आपने मेरे जेवर मेरे से ले लिए हैं। जरा सोचिए कि मेरी बहुओं के लिए जेवर कहाँ से बनेगा? क्या आप मेरे लड़कों को साधु बना देना चाहते हैं? कस्तूरबा ने दृढ़ता से कहा कि यह नेकलेस मेरा है और उसे लौटाने का कोई अधिकार उन्हें नहीं है। कम से कम उस नेकलेस को लेने का कस्तूरबा का दृढ़ निश्चय था। गांधी ने कस्तूरबा से कहा कि यह उपहार तो मेरी सेवाओं के प्रति मुझे भेंट किया गया है, तुम्हें नहीं। इस पर कस्तूरबा ने आक्रोश भरे शब्दों में कहा कि क्या मैंने दिन रात आपके लिए परिश्रम नहीं किया? आपने अजीब अजीब मेहमानों को मेरे पर थोपा है, जिनके स्वागत में मैं काम करती रही हूँ। क्या यह सेवा नहीं है? आपने मुझे गुलाम बना दिया। लेकिन गांधी उपहारों को सार्वजनिक सेवा में लगाने के लिए दृढ़ थे और आखिर में हुआ भी यही। उनका मानस यह बना कि एक सार्वजनिक कार्यकर्ता को कोई भी कीमती उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, और उनका विचार यह बनने लगा कि उनके पास कोई भी कीमती वस्तु नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह बचाई हुई हो या उपहार में मिली हुई हो। विद्यार्थियों, अब हम अगले लेक्चर में महात्मा गांधी द्वारा अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान प्रयोग में लाए गए सत्याग्रह के विभिन्न चरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है कि अभी दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रवास का जो प्रारंभिक काल घटनाएं जो आपको बताई हैं, उनसे आप अवगत हुए होंगे। अगले अध्याय में हम इनके सत्याग्रह के चरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।